दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये तो आप सबको मालूम ही होगा, नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि वो बचपन में चाय बेचने का काम करते थे और उनके पिताजी चाय का स्टॉल चलाते थे। बट उनका चाय बेचने के लड़के से पीएम बनने का सफ़र क्या है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और उनके कुछ अनछुए पहलू जिनको आम लोग नहीं जानते, उनको हम आज के एपिसोड में उजागर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए नरेंद्र मोदी जी के बचपन के और उनके पास्ट के बारे में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थ है वो 17 सितंबर 1950 को वडनगर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ। अब जैसा कि आपको मालूम ही है, और इनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय का स्टॉल चलाते थे और उनका नाम दामोदर दास मोदी था। खैर उनका तो देहांत हो गया 1987 में। और उनकी वाइफ और नरेंद्र मोदी जी की माता जी हीराबेन जो 99 साल तक रहीं और 2022 में इनका देहांत हुआ। तो उन्होंने ही नरेंद्र मोदी जी को एक तरह से पाला है और आगे उनका अफेक्शन भी नरेंद्र भाई मोदी के साथ काफ़ी ज़्यादा है था। अब नरेंद्र भाई मोदी जो है, इनकी फैमिली में ये 5 भाई और एक सिस्टर, ये इनकी फैमिली का परिवार है टोटल। और जो सब लोग गुजरात में ही रहते हैं, इनके ब्रदर सब लोग और सिस्टर भी। तो इनका जो बचपन था, जो इन्होंने 1958 में सिर्फ 8 साल की उम्र में ये राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए और उनकी शाखा में जाने लग गए छोटी उम्र से ही, और उनको पूरा इंटरेस्ट था। 1971 में आते आते 1971 में जब 21 साल के थे, 20-21 साल के, और तब ये फुल टाइम राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के साथ एज ए प्रचारक, फुल टाइम प्रचारक की तरह जुड़ गए और इन्होंने अपने आप को पूरा आरएसएस को डेडिकेट कर दिया। इस बीच में इनकी शादी भी हुई थी थोड़े टाइम के लिए, बट उसको इन्होंने त्याग दिया, और क्योंकि इन्होंने अपने आप को आरएसएस को ही समर्पित कर दिया था। तो 1971 से ये पूरा भारत भ्रमण पे रहते थे। और उसी दौरान इनके अलग अलग जो मित्र लोग बने, जिनके साथ जो इनको कई बार बोलते भी हैं कि आरएसएस के टाइम की मेरी दोस्ती रही। जैसे मनोहर खट्टर जी सीएम होते थे हरियाणा के, तो उनके साथ ये घूमते थे जब ये हरियाणा या पंजाब के टूर पे आरएसएस की तरफ से आते थे। तो ये इनका ये सफ़रनामा चल रहा था। और इसके बाद इनको 1975 में जब इमरजेंसी का पीरियड आया, दौर आया, उसमें जब धरपकड़ हो रही थी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, तो उसमें इनको भी अरेस्ट किया गया और ये भी 2 साल तक करीबन जेल में रहे, गुजरात की जेल में रहे। और जब वहाँ से बाहर आए, जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई और उसके बाद इलेक्शंस हुए, तो कांग्रेस की सरकार रही, बट ये आरएसएस के साथ ही रहे, उसके बाद जुड़े रहे। तो 1985 में जब जनसंघ से बीजेपी की फॉर्मेशन हुई, तो इन्होंने संगठन को ज्वाइन किया, बीजेपी को ज्वाइन किया। आरएसएस से ये बीजेपी की तरफ आ गए और यहीं से उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है 1985 से। 1987 में आकर ये बीजेपी के गुजरात स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए और इन्होंने गुजरात के में बीजेपी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मेहनत की। क्योंकि उस टाइम पर जब 1985 में ये बीजेपी में आए और 87 में इनको जब प्रभारी बनाया गया, राष्ट्रीय से उसका बीजेपी का गुजरात स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, उस टाइम पर कांग्रेस बहुत स्ट्रांग होती थी गुजरात स्टेट के अंदर। तो इन्होंने बहुत मेहनत की और बीजेपी को खड़ा किया गुजरात में। ये अपने कई बार बताते भी हैं कि ये और अमित भाई शाह मिलकर पोस्टर्स लगाते थे गुजरात स्टेट के अंदर। तो ग्रास रूट लेवल पे काम किया हुआ है इन्होंने। और 89 में जब इनके फादर का भी देहांत हो गया और ये जनरल सेक्रेटरी तो थे ही बीजेपी के,
और इनका जो संगठन में थे तो बीजेपी ऑफिस में ही रहते थे, और दिल्ली में या गुजरात में इनका शटल चलता था। सन 2000 में जब केशुभाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और एक काबिल चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत थी जो केशुभाई पटेल को रिप्लेस कर सके, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनकी नज़र इन पे पड़ी और वो इनको गुजरात में लेकर आए, गुजरात स्टेट पॉलिटिक्स में, और इनको वहाँ पर गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया 2001 में। जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो इनको जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सिलेक्ट किया, लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ ये सारथी बनकर 1991 में जब राम जन्मभूमि की रथ यात्रा चलती थी आडवाणी जी की, उसमें ये एक तरह से सारथी होते थे आडवाणी जी के रथ के, उनके जो उनका रथ यात्रा थी उनकी। तो आडवाणी जी इनको करीब से जानते थे, उन्होंने काफ़ी नज़दीक से इनको समझा हुआ था और वही इनको गुजरात में लेकर आए। तो इन्होंने आडवाणी जी को निराश नहीं किया उस टाइम पर, और गुजरात को बड़े अच्छे तरीके से पकड़ बना ली। 2001 में जब ये गुजरात में आए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और 2002 में इन्होंने मणिनगर अहमदाबाद से एमएलए का इलेक्शन भी जीता, और लास्ट 2014 तक जब तक ये पीएम नहीं बने या गुजरात नहीं छोड़ा इन्होंने, तो ये वहीं से इलेक्टेड होते रहे, मणिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अहमदाबाद। अब जब ये 2001 में चीफ मिनिस्टर बने केशुभाई पटेल की जगह, तो 2002 में कुछ ऐसा हुआ, एक जिसको एक ब्लैक स्पॉट बोलते हैं गुजरात की पॉलिटिक्स में, और वहाँ पर कम्युनल राइट्स हुए, गोधरा कांड हुआ था। तो ये उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे और इन पे काफ़ी ब्लेम आया कि इनके रहते हुए सब कुछ हुआ, बट सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी भी गठित की थी, और फाइनली जब 2010 में जाकर इनको वहाँ से क्लीन चिट मिली 2010 के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इनका उसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो ये वहाँ से बरी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दे दी, और 2013 में इनको बीजेपी संगठन ने, जब राजनाथ सिंह जी प्रेसिडेंट होते थे, तो इनको पीएम कैंडिडेट के लिए चुना गया, फ्यूचर पीएम कैंडिडेट के लिए, और इनके लीडरशिप में ही 2014 की इलेक्शन लड़ी गई, और जिसमें 10 साल की कांग्रेस गवर्नमेंट को हराकर मोदी जी ने अपने दम पर बीजेपी को फर्स्ट टाइम मेजॉरिटी दिलवाई और 282 सीट्स आई 2014 में। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बने उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो प्रणब मुखर्जी थे, जो वैसे हुए कांग्रेसी थे, बट समय के साथ साथ उनका झुकाव भी मोदी जी की तरफ बढ़ता गया और वो काफ़ी बड़े एडमायरर बन गए बाद में मोदी जी के। इसके बाद जब वहाँ से जो सत्ता संभाली इन्होंने, मोदी जी ने, और ये वहाँ से 2019 का इलेक्शन फिर आया 5 साल के बाद, और इनका काम को देखते हुए इनका जनमत आधार बढ़ता गया और इनको सेकंड टाइम पीएम कैंडिडेट के लिए सिलेक्ट किया गया और ये उसमें विजयी होकर आए। इस बार बीजेपी की सीटें 282 से बढ़कर 303 हो गई थी, और इन्होंने सेकंड टाइम सरकार बनाई, जिसको 2019 से 2024 तक की जो 5 साल की गवर्नमेंट थी, जिसके बीच में हिंदुस्तान ने काफ़ी दर्द झेला, जिसमें कोविड का पीरियड भी था 2020 और 2021 का, जिसको बखूबी इन्होंने संभाला अपने पीरियड के अंदर, और हमारी कंट्री को काफ़ी कुछ उस पीरियड में बचाया। इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रही थी 2014 के बाद से, पहले भी कर रही थी, बट उस टाइम पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी 2014 तक, बट उसको काफ़ी काबू किया गया, और फाइनली 2024 का इलेक्शन ये थर्ड टाइम इनकम्बेंसी फैक्टर के होने के बावजूद ये 293 सीट्स कोलिशन के साथ लेकर आए, जिसमें बीजेपी अपने दम पर 240 सीट निकाल सकी। सीटें ज़रूर कम हुई, बट जनमत आधार इनका बिल्कुल कायम है और ये थर्ड टाइम मैंडेट के साथ आए हैं,
और हमारी शुभकामनाएं हैं इनके रहते हुए देश और तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनके टाइम पर ये पिछले 10 साल में कंट्री ने अपनी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इंडिया ने काफ़ी नाम कमाया है और पॉपुलैरिटी चार्ट के अंदर भी इनका काफ़ी रोल रहा है और ही इज़ वर्ल्ड लीडर नाउ। और दुनिया हिंदुस्तान को जानती है, मोदी जी को जानती है और इन्होंने देश की छवि को अच्छे तरीके से उजागर किया है वर्ल्ड स्टेज में। हाँ, कुछ एक आध अपवाद ज़रूर हो सकते हैं, जैसे एक टाइम पर ये पाकिस्तान में गए थे, नवाज शरीफ के घर में मैरिज थी और जिसको पर्सनल फ्रंट पे बोलते हैं, बट रिलेशन सुधारने की इन्होंने काफ़ी कोशिश की, बट पाकिस्तान है कि वो मानता नहीं। तो एक वो एपिसोड था और अभी हाल में लास्ट वीक ही ये यूक्रेन से होकर आए हैं, जो मुझे नहीं लगता यूक्रेन वाले जो हैं, जेलेंस्की हैं जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो इनके मंशा को समझ पाए और उनके मन में तो यही है कि हिंदुस्तान जो है, इंडिया है, वो प्रो रशिया स्टैंड के साथ ही चलेगा। तो मेरा मत तो ये है कि ये विजिट उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, बट वक्त बताएगा कि ये डीलिंग क्या रही और क्या पीस अकॉर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसके साथ ही हम इस ब्लॉग को अंत करते हैं कि आने वाले समय में ये देश का नाम और रोशन करेंगे और कंट्री को और आगे लेकर जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।